हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना सर, कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी, इसके अंदर अब हम आ चुके हैं। बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक इसे कहा जा सकता है। हालांकि है बहुत ही सिंपल टॉपिक, नॉर्मल सी थ्योरी होती है, बहुत जल्दी ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसका नाम सर? मीन फ्री पाथ। इसके जस्ट ठीक पहले जो हम वीडियो देख चुके थे ना, दैट वाज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन फ्री पाथ, इन दोनों में ही सवाल आने के चांसेस इक्वली होते हैं। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको मीन फ्री पाथ के ऊपर। काफी चीजें तो इसके नाम से ही क्लियर होती है। ठीक है, जैसे कोई गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल की पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो समय बीता, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और उस समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है, दैट कैन इवेंचुअली बी कॉल्ड एज फ्री पाथ। क्या कह सकते हैं उसको सर? फ्री पाथ, बिकॉज दिस पाथ इज फ्री ऑफ एनी कोलिजन। ठीक है, पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है, दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज फ्री पाथ। ठीक है, तो चले सर क्या क्या लिख के रखा हुआ है जरा ध्यान देते हुए चलते हैं इसके ऊपर। तो एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन होता है कि पूरे परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं। तो एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, कि हम ऐसा मानते हैं कि गैस के किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है वो ना के बराबर है। ठीक है, अपन इसमें क्या बोलते हैं कि देयर इज ऑलमोस्ट, ये हैशटैग नोट में कहीं लिख लेना। ठीक है, ये परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हैशटैग नोट में इसको आप लिख लीजिएगा। सर क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट ऐसा है कि गैस के किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ना के बराबर होता है। तो सर इससे इवेंचुअली क्या होगा? इससे इवेंचुअली वो होता है कि अगर आपको गैस के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है ना, तो फिर गैस के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको कुछ खास वर्क करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बिकॉज अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा इंटरैक्टिव फोर्स होता है ना, तो फिर उसके पोजीशन को, रिलेटिव पोजीशंस को चेंज करने के लिए नाउ यू विल हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, लेकिन अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेक्शन होता है। आप तो मान लीजिए कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अब जब उन गैस के दो मॉलिक्यूल्स को मुझे सेपरेट करना होगा ना, तो मुझे कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू डू वर्क कहां पर? जहां पर कोई मुझे रोके। ठीक है, जैसे मान लो अब ये स्टाइलस है, ठीक है, इसको मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में अब मैं ऊपर की तरफ लेकर के आ रहा हूं, तो मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर के आऊंगा ना, तो मुझे कोई रोक रहा है। मुझे कौन रोक रहा है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मेरे अपवर्ड मोशन को रोक रही होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा करके इसको यहां से यहां तक मूव करवाता हूं, तो फिर मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्क इस पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा समझ में आ गया? तो अगर मुझे वर्क करना पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग विच इज अपोजिंग माय एक्शन। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ही नहीं है, तो फिर उस गैस के दो मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए मुझे कुछ भी वर्क करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आई, कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। अब होता क्या है ना कि सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, वो सिस्टम के अंदर ही स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर गैस के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, तो सिस्टम के पास देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ पे कोई गैस के अंदर देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। परफेक्ट गैसेस में देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। तो देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देयर इज ऑलमोस्ट no interaction, there is almost no interaction, there is almost no interaction between two gas molecules, there is almost no interaction between two gas molecules, गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में there is almost no interaction। ठीक है, तो क्या होता है सर? फिर अब गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। therefore no work is done, therefore no work is done to separate two gas molecules, therefore no work is done
to separate two gas molecules. Therefore, no work is done to separate two gas molecules. Therefore, no work is done to separate two gas molecules. अब गैस के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में जब मुझे कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो गैस के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच जिसकी वजह से गैस के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो बिकॉज ऑफ विच there is no internal potential energy stored in the gas, because of which there is no internal because of which there is no internal potential energy, because of which there is no internal potential energy stored inside the gas. Internal potential energy, because of which there is no internal potential energy stored inside the gas. Stored inside the gas. Because of which there is no internal potential energy stored inside the gas, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरैक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो भी ज्ञान वाली बातें लिख के रखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हो गया, ये वाला फंडा समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स अगर वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप समझे कि डिस्टेंस ट्रैवल तो फिर भी किसमें आ रहा है, सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² के ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस तो फिर भी 10⁻⁻² के ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स का जब आप खुद से साइज चेक करेंगे ना, वो तो एंगस्ट्रॉम में होता है। इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे समझ में आ जाता है कि सर जो डिस्टेंस ट्रैवल करा गया ना वो काफी ज्यादा बड़ा है एज वेन कंपेयर टू द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ, ठीक है। आगे बात समझ में, यस। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफी सटीक पॉइंट लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल। गैस मॉलिक्यूल्स का जो खुद का साइज है वो बहुत छोटा है, लेकिन कोई भी चीज छोटी या बड़ी होती है जब उसे आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ में, ठीक है, किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ में। फॉर एग्जांपल ऐसे तो भाई चींटी बहुत बड़ी है, लेकिन चींटी बड़ी है कब, जब उसको अपन एटम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। चींटी को हम छोटा क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारे रिस्पेक्ट में हम चेक करें, अरे क्या इतनी सी है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो कोई भी चीज बड़ी या छोटी होती है जब उसे आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ में, ठीक है। तो द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, लेकिन किससे कंपेयर करें, कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है सर, गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी काफी अच्छा खासा होता है, ठीक है। फर्दर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन वाले स्टेट में होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी वायर के अंदर की बात करूं तो वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको तो आप फिर भी क्या है, बैटरी अप्लाई करके जो है ना वो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मूव करवाना स्टार्ट करें। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने पास एक थिक कंडक्टर है और यू हैव दिस इलेक्ट्रॉन, you have this electron, you have this electron, you have this electron, you have this electron। तो ऐसे अपने पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही रैंडम मोशन हो रहा होता है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन चल यहाँ जा रहा होगा विद सम रैंडम वेलोसिटी, ये यहाँ, ये इस तरफ को जा रहा होगा, ये इस तरफ को जा रहा होगा। तो सबका क्या होता है सर, रैंडम वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहा है विद सम रैंडम वेलोसिटी। यहाँ पर जो मोशन हो रहा है ना सर, दिस इज प्योरली अ रैंडम मोशन, ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी रैंडम वेलोसिटी है। अब आप इसको ड्रिफ्ट कर सकते हो, किसी बीकर के अंदर जो गैस भरी हुई है ना उसमें भी आप सारे गैस मॉलिक्यूल्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी वहां पे जो ड्रिफ्टनेस होती है ना वो बहुत ही कम होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम बिहेवियर है ना उसको आप पूरा कभी जीरो नहीं कर सकते यार। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रैंडम बिहेवियर को आप पूरा जीरो नहीं कर सकते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वाले केस में तो क्या है फिर भी कि भाई अगर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया ना एक सटीक पोलैरिटी का, ठीक है, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है एक सटीक पोलैरिटी का, जिसका मतलब ये होता है कि अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 था, 2 था, 3 4 5
6। तो मैं तो फिर भी क्या कर सकता हूं कि अगर मैंने मान लो कि यहां पर मैंने एक नेगेटिव के लगा दिया पोलैरिटी, यहां लगा दिया मैंने पॉजिटिव की पोलैरिटी, तो फिर भी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं थोड़े एक आध तो ऐसा है कि हाँ प्रॉपरली ड्रिफ्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रिफ्टनेस है ना वो फिर भी काफी सटीक हद से आ चुकी है। ठीक है, लेकिन जब आप गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे ना तो गैस मॉलिक्यूल्स को इतना अच्छे से ड्रिफ्ट करना वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वहां पे एक सेंस ऑफ रैंडमनेस तो जो है ना वो रही जाती है, उसको फिर एंट्रोपी का नाम दिया जाता है। तो वो रैंडम मोशन था और ये अपने पास किस तरह का मोशन है सर, दिस इज बेसिकली अ ड्रिफ्टेड मोशन। ठीक है, ये वाला जो मोशन है ना दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रिफ्टेड मोशन। ये वाला जो मोशन है दिस नीचे वाला मोशन इज अ सॉर्ट ऑफ व्हाट, ड्रिफ्टेड मोशन, ड्रिफ्टेड मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कंडक्टर्स में होता है। मैं फिर से बोल देता हूं कि गैसेस को एकदम तरीके से ड्रिफ्ट करना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स को भगाना, ये इतना आसान नहीं होता। आप कैसा भी सोर्स लेकर के आ जाओ एक्सटर्नली, पर इतने अच्छे से आप मूव नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो वहां पे एक इनहेरेंट रैंडमनेस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रह जाती है। उसी रैंडमनेस को फिर अपन एंट्रोपी का भी नाम देते हैं, जिसको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए ओके, अब अपन यहां पे आ जाते हैं। तो द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज रादर लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ गैसेस जो है ना वो काफी ज्यादा होती हैं, ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड के आसपास होती है। ठीक है, येट अ गैस लीकिंग फ्रॉम अ किचन सिलेंडर टेक सम टाइम टू डिफ्यूज टू द अदर कॉर्नर्स ऑफ द रूम। भाई क्या होता है कि यहां पे हम समझ रहे हैं कि गैस का जो स्पीड होती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है ना वो होती है अराउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 330, 332, 328 मीटर पर सेकंड के बराबर की स्पीड होती है। बट द थिंग इज दिस, अगर गैस कहीं से अगर लीक हो रही है ना तो फिर भी क्या होता है कि उसको किचन में पूरा डिफ्यूज होने में टेक सम टाइम। क्यों सर, ये टाइम इसलिए लग जाता है बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स में ना आपस में कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो समय बीता है इसे कहा जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, और पहली कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो यहाँ पे एक डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है उसको अपन कहते हैं फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ नहीं, इसको अपन कहते हैं फ्री पाथ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वाला पूरा मसला क्लियर है। मैं चाहूंगा कि एक बार ना आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें और जो ये 3 बुलेट पॉइंट्स लिख करके रखे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पर्सपेक्टिव फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ओके सर, डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज, अच्छा तो इतना समय क्यों लग जाता है, यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि इट स्टिल टेक सम टाइम टू डिफ्यूज टू द अदर कॉर्नर्स ऑफ द किचन। ठीक है, अदर कॉर्नर्स ऑफ द रूम। तो ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो फ्रीक्वेंट कोलिजन। मैंने कहा ही था कि भाई इतने आराम से मोशन नहीं होता है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स इतने आराम से यहां से लेकर के यहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, इनको बीच में कई दफा कोलिजन का सामना करना पड़ता है। इनको बीच में कई दफा क्या सामना करना पड़ता है सर, कोलिजन्स का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो काफी हिंड्रेंस झेलना पड़ता है गैस के मॉलिक्यूल्स को ड्यूरिंग द मोशन। तो दिस इज बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, काफी सारे कोलिजन्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ में। ठीक है, देयरफॉर दे कैन नॉट मूव स्ट्रेट अनहिंडर्ड। ठीक है, बिना किसी हिंड्रेंस के ये सीधे मूव नहीं कर पाते, इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द पाथ्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप ऑन गेटिंग डिफ्लेक्टेड इंसेसेंटली। ठीक है, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनका पाथ लगातार डिफ्लेक्ट होता रहता है। सही बात है सर। एज द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, द फ्री पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स विल बी स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो इनका जो फ्री पाथ होता है, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, ये एक मीन फ्री, ये एक फ्री पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो सारे के सारे जो फ्री पाथ होते हैं ना वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन्स ही होते हैं। ठीक है, द पाथ ट्रैवर्स बाय अ मॉलिक्यूल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स विद अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द फ्री पाथ। ठीक है, तो ये जो पाथ ट्रैवल करा गया है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स उस पाथ को अपन फ्री पाथ कहते हैं। नॉट मीन फ्री पाथ बट अपन उसको फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, मीन फ्री पाथ मतलब मैं तो उसका मीन लूंगा ना, तो विद अदर मॉलिक्यूल्स इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्री पाथ। ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, थ्योरीज के अंदर काफी ज्यादा होती है, तो ये सारी की सारी जो रिक्वायर्ड थ्योरी है ना वो मैंने आप लोगों के सामने बाकायदा यहाँ पे लिख करके रख दी है, ताकि आपको ज्यादा कुछ और रेफर करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि अगर आपने स्लाइड्स पे लिखी हुई सारी चीजें तरीके से फॉलो कर ली ना तो आपको इसके बियॉन्ड तो कुछ करने की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए, एज ऑल द फ्री पाथ्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ। भाई यहाँ पे देखो
पहला और दूसरा कोलिशन हुआ तो वहां का जो फ्री पाथ है वो मान ले 2 नैनोमीटर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद या एक काम करते हैं 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा कोलिशन और तीसरा कोलिशन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है वो मान ले 4 सेंटीमीटर कर लिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी फ्री पाथ है ना उन सारे फ्री पाथ की लेंथ बराबर थोड़ी ना है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि सारे के सारे फ्री पाथ की लेंथ बराबर है तो ये तो अपने पास में एक तरह का अजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अपन ने क्या बोला, एज ऑल द फ्री पाथ्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ, सारे फ्री पाथ सेम लेंथ के होते भी नहीं है, तो देयरफॉर वी में डिफाइन मीन फ्री पाथ व्हिच इज मोर यूजफुल। तो यहाँ पे आप इसमें फ्री पाथ से बेटर क्या है, जब देखो यहाँ पे देखो मान ले 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर अपने पास 7 सेंटीमीटर, फिर मान ले 9 सेंटीमीटर, फिर मान ले 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फ्री पाथ अगर आप लेके चलोगे तो फ्री पाथ तो हर 2 कोलिजन्स के बीच में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि भाई अगर आपको सटीक डेटा दे रहा है ना तो ऐसे जब रैंडमनेस आती है तो ऐसे केस में आप मीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, एवरेज ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे फ्री पाथ उतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि मीन फ्री पाथ है, ठीक है। सारे के सारे फ्री पाथ्स का आप बेसिकली एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ इज द एवरेज, एब्सोल्युटली जैसी बातें बोल रहा हूँ वैसी बातें लिखी हुई हैं। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, किसी भी 2 कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उसको अपन कहते हैं फ्री पाथ। और सारे के सारे फ्री पाथ का अगर मैं एवरेज निकाल दूंगा ना देन दिस विल बिकम अ मीन फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा, मीन फ्री पाथ को अपन रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, इस बात को आप दिमाग में डाल लो अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मीन फ्री पाथ को अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना, तो जो बीच में बहुत सारे कोलिजन्स हुए थे, फ्री पाथ को एक तो नहीं आया था, अपने पास में फ्री पाथ बहुत सारे आए थे। तो जैसे मान लीजिए पहला फ्री पाथ लैम्डा 1 है, दूसरा फ्री पाथ लैम्डा 2 है, तीसरा फ्री पाथ लैम्डा 3 है। ऐसे अपने पास में n टाइम्स अपने पास फ्री पाथ बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा n तक का अपन ने मान के रखा है फ्री पाथ। अब आप एक जरा बात पे गौर करिएगा, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस ही तो हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या है सर, डिस्टेंसेस ही तो हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको अपन बोल देंगे सी बार, ठीक है। इसका स्पीड ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट एवरेज वेलोसिटी। तो सी बार इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोल दूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यार वैसे भी क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है सी बार और टाइम कितना है, टी के बराबर। तो सारे के सारे जो फ्री पाथ थे ना, जब मैं उसको ऐड कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज सी बार इंटू टी, और सी बार यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो सी बार इंटू टी हो गया। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। बट हमें तो निकालना होता है इसका मीन, हमें क्या निकालना होगा इसका मीन। तो सी बार जो है ना यहाँ पे वो मीन स्पीड हो चुकी है, सी बार यहाँ पे क्या हो गया सर, मीन स्पीड हो चुकी है। मेन नहीं, मीन स्पीड हो चुकी है सी बार, ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की मीन स्पीड हो चुकी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं सर, n। तो n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। t सेकेंड्स में जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए। अब जरा गौर करिएगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं, n, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब जरा अच्छे से आप गौर करिएगा, जब आपको मीन फ्री पाथ निकालना होगा तो आप क्या करेंगे भाई, सारे के सारे फ्री पाथ कितने थे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब टिल अपने पास में ऐसे कितने फ्री पाथ आ गए हैं सर, लैम्डा n तक आ चुके हैं फ्री पाथ, ठीक है। आपको एवरेज लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अपने पास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, तो सर यहाँ पे अपने पास में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सबसे आपने इसको डिवाइड कर दिया है, इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गया समझ? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। और ये जो पूरा कोलिजन हो रहा है ना, ये हो रहा है टी अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में, ठीक है। टी अमाउंट ऑफ टाइम सेकंड्स में हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे आते हैं एक्सपैंडेड एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ। दिस इज एब्सोल्युटली एन एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, ठीक है। बट अपन इसमें एक्सपैंडेड वर्जन पे जा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा खेल खेलेंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे मान ले यहाँ पे डी इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, उसका डायमीटर कितना है, डी के बराबर है। तो अगर उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे कोई मॉलिक्यूल आ गया, जैसे मान ले एक मेरे पास ये स्टैटिक तो नहीं है, हालांकि मूव करेगा ही, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रेफरेंस स्टैटिक मान लेता हूं, ठीक है। पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, लेकिन अपने इमेजिनेशन में 2 पल के लिए आप इसको स्टैटिक मान लो, ठीक है। अब क्या होता है, इससे कोलाइड तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स करेंगे जो इसके लेवल ऑफ रेंज में आ रहे हो, ठीक है। जैसे मान ले ये वाला मॉलिक्यूल उसके लेवल ऑफ रेंज में आ रहा है, तो जैसे ये वाला मॉलिक्यूल आगे मूव करेगा तो इसका कोलिजन होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर
ऊपर वाला मॉलिक्यूल चेक कर लो, ये भी इसके लेवल ऑफ रेंज में आ रहा है। तो जब ये आगे मूव करेगा तो इसका भी क्या है, पेरिफेरी से पेरिफेरी टकराएगी, इसका भी कोलिजन होना लाजमी है। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कोलिजन तो होगा। ये वाला मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा, इसका भी कोलिजन होगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा, ये वाला आगे बढ़ेगा, इसका भी कोलिजन होगा। तो ये सब के सब मॉलिक्यूल जो है ना वो इसके जो है ना लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहे हैं, तो फिर टक्कर तो इसकी होनी लाजमी है, ठीक है। अब जैसे मान ले हर एक मॉलिक्यूल, इसका मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसका मैंने डायमीटर डी के बराबर लेकर के रखा हुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर अपन ने क्या ले लिया सर, डी के बराबर ले लिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इज टू रिगार्ड दैट दिस मॉलिक्यूल हैज अ डायमीटर ऑफ 2d एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट आर पॉइंट मासेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो हमने बाकियों को छोड़ दिया, बस हमने सिर्फ इसको और इसको फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सही है, ठीक है। पक्का पक्का पक्का। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो डायमीटर था वो डी के बराबर हो गया, एक सेपरेशन डिस्टेंस, और इसका अपन ने ले लिया ये डी के बराबर। ये है तो बराबर ही ना, इसका रेडियस बेसिकली डी से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, और इसका डायमीटर अपन डी से करें, दोनों की वैल्यू बराबर ही है। तो जैसे ही आगे मूव करेगा तो कोलाइड तो होगा, दैट्स फॉर श्योर, कोलिजन तो यहाँ पर होने वाला है। अब उसके बाद कैसे चीजें आगे बढ़ने वाली हैं उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूं, लेकिन एक बार ये डायग्राम जो है ना, ये ऐसा रंग बिरंगा मत बनाओ, डायग्राम को एकदम क्लीन एंड नीट बनाओ, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देख क्या होता है, आगे देख, यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। तो सी डैश बी द एवरेज स्पीड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज स्पीड है वो अपने पास में सी बार के बराबर है, एज इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। अब देखना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर एक स्मॉल टाइम इंटरवल में इसको देता हूं डेल्टा टी के बराबर, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है जैसे वो आगे बढ़ेगा तो वो कितना वॉल्यूम स्वीप आउट कर देगा, वो जरा समझते हुए चलना। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली वॉल्यूम के लिए आप ये करेंगे, एरिया इंटू लेंथ करेंगे। वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे सर, एरिया इंटू लेंथ करेंगे। देखिए, तो वॉल्यूम स्वेप्ट आउट, वॉल्यूम जो कि स्वेप्ट आउट हो चुका है उसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम स्वेप्ट आउट निकालने के लिए आप क्या कर देंगे सर, एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एरिया? तो सर इसका डायमीटर अपने पास में कितना है, डी के बराबर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर अपने पास में वो कितना है, डी के बराबर है। तो जब अपन इसकी बात करेंगे, तो जब इसकी बात करेंगे, इसका रेडियस अपने पास डी के बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर ही होगी ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे r बेसिकली d के बराबर हो चुका है, तो पाई इंटू क्या कर देंगे अपन, d का स्क्वायर, ये एरिया हो चुका है। उसके बाद लेंथ कितना होगा, तो भाई हर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो है सर c बार के बराबर, ठीक है। ये इसके एवरेज स्पीड है। और देखो, लेंथ जब निकालना होता है, मतलब जब डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इंटू टाइम किया जाएगा। तो टाइम कितना दिया इसको अपन ने, डेल्टा टी के बराबर, तो पाई डी का स्क्वायर, ये अपने पास में एरिया हो गया। उसके बाद लेंथ के लिए अपन ने क्या करा, स्पीड इंटू टाइम, तो सी बार इंटू क्या कर दिया अपन, डेल्टा टी। तो ये अपने पास में हो जाएगा वॉल्यूम स्वेप्ट आउट, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये था अपने पास में पाई डी का स्क्वायर सी बार डेल्टा टी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला मसला आप लोग के दिमाग में पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। ये वाला मसला आप लोग के दिमाग में पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये है वॉल्यूम जो कि स्वेप्ट आउट हो चुका है। अगर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन दिस टाइम इज इक्वल्स टू, भाई अगर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स अपन निकालना चाहें, ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है सर, n के बराबर है। तो वही तो कोलाइड करेंगे भाई, कोलिजन कौन करवाएगा, जो मॉलिक्यूल्स इस वाले गिवन वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स इस गिवन वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होंगे वही करवाने वाले हैं इसमें क्या सर, कोलिजन करवाने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं का होगा कोलिजन। तो अपन ने क्या करा, अपन ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या निकाल चुके हैं, वही तो अपन निकाल चुके हैं, पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी। क्या बोला मैंने भाई, ध्यान दो, छोटा वाला n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इस गिवन वॉल्यूम के अंदर में प्रेजेंट थे, ठीक है। उसको अपन ने नहीं खोला है, सिर्फ एक वेरिएबल ले लिया है, n ले लिया है, n को बोल दिया कि ये तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब सर कोलिजन के दौरान कितना वॉल्यूम स्वीप आउट हो चुका है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी, ठीक है। तो नाउ अब यहां पे अगर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई अपन ने करा है, दिस बेसिकली गिव्स अस
द नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, यहां से अपन को क्या मिलता है सर, यहां से अपन को मिलता है कि डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में कितने कोलिजन्स हो चुके हैं। क्या मिलता है सर कि डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में कितने कोलिजन्स हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। ठीक है, अभी जो आपने जस्ट इसके पहले निकाल के रखा है ये सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स है। ये जो आपने अभी निकाल के रखा है ना, ये सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स है, पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी इंटू एन, ये अपने पास सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स है। बट इफ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा टी से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे आपने इसको डिवाइड करा डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी ये तो कट गए, तो जब ये कट गए तो क्या बचेगा, एन पाई डी स्क्वायर सी बार, एन पाई डी स्क्वायर सी बार। ये अपने पास आ गए हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि एवरेज टाइम कितना है तो आप उसको पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, अब जरा इसको मैं आपको यहां सिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, एग्जांपल दे रहा हूं, सुनते हुए चलना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड है 2, मतलब क्या हो रहा है सर, 1 सेकंड में हो रहे हैं, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहे हैं 2 कोलिजन्स। ठीक है, तो भाई इसका रिलैक्सेशन टाइम कितना मिलेगा, अगर 1 सेकंड में 2 बार ढक ढक हो जाएगा, मतलब 2 बार कोलाइड हो जाएगा, तो भाई रिलैक्सेशन टाइम कितना मिलेगा इसको सर, भाई अपन समझ गए सर, 1 सेकंड में अगर 2 बार टक्कर होनी है तो आधे सेकंड के लिए रिलैक्स्ड है। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 2 बार कोलिजन होनी है तो रिलैक्सेशन टाइम, ये स्पेलिंग सही लिखेंगे अपन, रिलैक्सेशन, अगर 1 सेकेंड में 2 बार कोलिजन होनी है तो रिलैक्स कितने समय तक रहोगे भाई, आधे सेकंड के लिए रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, तो आधे सेकंड का मतलब क्या होता है, 1/2 करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, 1 अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। ठीक है, अगला मसला जरा चेक करते हुए चलना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड है 10 के बराबर, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 सेकंड में 10 बार ही कोलिजन हो रहा है, मैं अगर आपसे बोलता हूं 1 सेकंड में सर 10 बार कोलाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर, 0.1 सेकंड का रिलैक्सेशन है। ठीक है, मतलब हर 0.1 सेकंड में टक्कर 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 हो रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम एब्सोल्युटली सर आपको समझ में आ गया है कि अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि 1 सेकंड में 10 बार कोलिजन हो रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड अपने पास 10 है, अगर 1 सेकंड में 10 बार कोलिजन हो रहा है तो फिर कितने समय के लिए रिलैक्स्ड है भाई, 1 सेकंड में 10 बार टक्कर होगी तो बस 0.1 सेकंड्स के लिए ही रिलैक्स्ड है। तो 0.1 का अपने को आंसर पता है, बट वो आया कैसे होगा, 1 को डिवाइड किया होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड से। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके दिमाग में सही से बैठ गए क्या? अगर आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कोलिजन्स के साथ में। ठीक है, अगर आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो फिर आपको बस एक काम करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा बस नंबर ऑफ कोलिजन्स के साथ में। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो वही तो यहाँ पे करा है, आप निकाल चुके हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स, अब आपको निकालना है रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या करेंगे आप, जब आपको नंबर ऑफ कोलिजन्स मिल चुके हैं, रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो आप इसको पलट देंगे, तो 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर सी बार, वही तो मैंने कहा था। अब आप निकाल लीजिए मीन फ्री पाथ, यहां पे आपको टाइम मिल चुका है, अब आप निकाल लीजिए मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब बेसिकली क्या होगा सर, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, मीन वेलोसिटी इनटू अपन कर देंगे जो अपने पास एवरेज टाइम आ चुका है। मीन वेलोसिटी हम लोग जानते हैं सी बार होता है, और एवरेज टाइम अभी निकाल चुके हैं, इसको अपन ने यहां पे भर दिया, जो चीजें कटेंगी तो ये बचेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर, मीन फ्री पाथ का एक काफी अच्छा खासा फॉर्मूला जो है ना वो ये वाला आ जाएगा, 1 अपॉन n पाई डी का स्क्वायर। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का ये अपने पास में काफी सटीक सा फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? जल्दी मुझे कंफर्मेशन दो, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक का मसला अपने दिमाग में पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहां से, अब जरा गौर करते हुए चलिएगा। इन द अबव डेरिवेशन वी हैव इमेजिन्ड द अदर 2 मॉलिक्यूल्स टू बी एट रेस्ट। ठीक है, बट असलियत में क्या होगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी तो मूव कर रहे होंगे ना, तो आपको इसका भी एवरेज वर्जन चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां पे कोसाइन कंपोनेंट आएगा। अब जब कॉस का आप एवरेज लेते हैं ना तो आंसर इज 1/√2। अभी मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ना 2-3 फंडे हैं उसको जरा ध्यान में रखें आप। ठीक है, अगर आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है
अगर आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, जरा गौर करना। एवरेज ऑफ अ फंक्शन इज 1 अपॉन टाइम पीरियड टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। अगर आपको किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन है दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम लोअर लिमिट टू क्या हो जाएगा सर, अपर लिमिट। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं कभी बोलता हूं, देखो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होते हैं सर, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ ना अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आप एवरेज निकालते हैं साइन थीटा का 0, अगर आप एवरेज निकालते हैं कॉस थीटा का 0, अगर आप एवरेज निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का इट इज 1/2, और अगर आप एवरेज निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का इट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आती हैं क्लास 12th के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये फंडा रहे कि हाँ भाई, एवरेज निकालने का बस वही तरीका नहीं है कि आपने सबको ऐड करा और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ अकरेंसेस से, नहीं, उसके बाद भी एडवांस वर्जन में आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, गिवन दैट आपका फंक्शन जो है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। ओके सर, तो अभी जो हमने निकाला ना मीन फ्री पाथ, उसका जो मोस्ट एवरेज फंक्शन, उसका जो मोस्ट एवरेज वैल्यू आएगा ना वो आएगा 1/√2 टाइम्स n पाई डी का स्क्वायर। ऑब्वियसली डेरिवेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इसका, तो ये अपने पास यहां तक का डेरिवेशन वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये तो अपने पास में बस एक एवरेज करके अल्टीमेट रिलेशन ये आने वाला है 1/2 पाई n पाई डी, 1/√2, उसके बाद पाई डी का स्क्वायर, उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, पक्का? ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो मीन फ्री पाथ वाज दिस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पूरा फंडा जानदार शानदार तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद जो कमेंट्स आते हैं बच्चों के, उसको हम तरीके से बैठ के देखते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।